हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त करण गामी और यहाँ पे हम आज रिटर्न एंड असेसमेंट के कुछ सेक्शंस नंबर याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनके अंदर के कंटेंट को भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और चलो इसके साथ ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 139(1) मतलब फर्स्ट मतलब पहला मतलब सबसे पहले आपको हर काम में आगे रहना है, तो फिर टैक्स भरने में भी, टैक्स की रिटर्न फाइल करने में भी आगे रहना चाहिए। तो 139(1) नॉर्मल रिटर्न। अब नॉर्मल रिटर्न किसको फाइल करना चाहिए? अगर आप कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो इंक्लूडिंग एलएलपी, तो फिर तो आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है। या तो आपकी असेट लोकेटेड है फॉरेन कंट्रीज़ में, या तो आपकी साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन में कहीं पे, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। या आप अदर एसएससी है और आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा जीटीआई है, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। या आप एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर डिपॉजिट करते हो, तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस 2 लाख के ऊपर है, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1 लाख से ऊपर है, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अब रिटर्न फाइल करने की कुछ ड्यू डेट होती है। तो अगर आप कंपनी हो या आप ऐसे एसएससी हो जिसकी ऑडिट होती है, या तो आप वर्किंग पार्टनर हो ऐसे एसएससी की जिनकी ऑडिट होती है, तो फिर आपकी ड्यू डेट होगी 30 सितंबर। या आप ट्रांसफर प्राइसिंग एसएससी हो तो आपकी ड्यू डेट होगी 30 नवंबर। और आप इनमें किसी में भी फॉल नहीं करते तो आपकी ड्यू डेट होगी 31 जुलाई। अब हाँ, अब दूसरा सेक्शन 139(3) तीन बिगड़ा काम बिगड़ा। वैसे ही काम बिगड़ गया, इधर लॉस हो गया, और लॉस होने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो। सेट ऑफ करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करना अगर आपको है तो आपको अपना रिटर्न ड्यू डेट के पहले पहले फाइल करना कंपलसरी है। और अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हो तो आपको लॉस का कैरी फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का आपका लॉस है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। या तो फिर आप कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से नहीं कर पाए तो आप अगर आपका लॉस 10 लाख अप टू 10 लाख है तो फिर आप सीआईटी के पास कंडोनेशन लेटर फाइल कर सकते हैं। आपका अगर लॉस का अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ऊपर 50 लाख तक है तो फिर आप सीसीआईटी को पास अप्लाई कर सकते हैं। और आपका अगर 50 लाख के ऊपर अगर आपका लॉस अमाउंट था तो फिर आप सीबीडीटी के पास अप्लाई कर सकते हैं, और उन्होंने कंडोन कर दिया तो आपको वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मिलेगा। अब सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न। मेरे कैसे है कि 4 इज़ माई फेवरेट नंबर, और मेरा कैसा है कि मैं हमेशा हर जगह पे लेट पहुंचता हूँ, तो 4 बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, कब तक फाइल कर सकते हो? आपका असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के पहले पहले, या तो फिर आपका असेसमेंट ख़त्म होने के पहले पहले आपको ये बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है। जैसे कि हम स्कूल में थे, स्कूल में कैसे टीचर हमको हर एक चीज़ 5 बार लिखने के लिए दे देती थी। 5 बार लिख के आओ, 5 बार लिख के आओ। 5 बार लिखने से क्या होता था, वो रिवाइज हो जाता था बार बार लिखने से। तो वैसे ही 139(5) रिवाइज रिटर्न, जो रिटर्न आपने 139(1) में, 139(3) में, 139(4) में जो रिटर्न फाइल किए वो आप रिवाइज भी कर सकते हो। लेकिन कब तक कर सकते हो? आपका असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के पहले पहले, या फिर आपका असेसमेंट ख़त्म होने के पहले पहले। अब कैसा होता है कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ चीज़ें रह जाती है। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। जैसे कि आपने रिटर्न तो फाइल किया लेकिन प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं फाइल किया, या तो प्रूफ जो था टैक्स का वो आपने अटैच नहीं किया, या तो फिर आपने 44AB के हिसाब के आपने सबमिट नहीं किया अपनी रिपोर्ट्स। तो कैसे कि डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगा और उसका इंटीमेशन आपको आ जाएगा। आपको विद इन 15 डेज उस इंटीमेशन को मतलब ये डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है। और अगर आप नहीं कर पाए तो ये जो रिटर्न आपका हो जाएगा वो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, इसी के साथ जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा भाई? मैंने देखा। तूने देखा तो तू वेरीफाई कर। सेक्शन 140 वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। फिर अगर आपने वेरीफाई कर ही लिया है तो 140A के अकॉर्डिंग आप उसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे कर ही दो। अब कैसा है कि अभी तक की आपने रिटर्न की बात कर ली, अब असेसमेंट की बात करते हैं। असेसमेंट में क्या है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को है ना मन हुआ क्या है ना, मैं ना ये एसएससी के साथ है ना 143 करता हूँ। लेकिन वो सोचा 143 करने के पहले मैं पहले जान तो लूँ एसएससी के बारे में। तो 143 करने के पहले मैं उसके साथ 142 करके उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। 142(1) इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। असेसमेंट होने के पहले इंक्वायरी। यहाँ पे वो आपसे 3 चीज़ें पूछ सकती है। रिटर्न की डिटेल्स, इन्फो, ये अकाउंट्स मंगा सकते हैं आपके, और आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो अकाउंट्स है वो मैक्सिमम 3 साल के आपके पास से मंगा सकते हैं। फिर मैंने बोला ये तो ए है, बोलते हैं नहीं ये तो 2 है।
मैं बोला नहीं ए है, बोलता है नहीं 2A है। तो फिर बोलते हैं 142 2A के अकॉर्डिंग आप स्पेशल ऑडिट करवा दीजिए तो कंफर्म हो जाए कि ए है या 2A है। 142 2A स्पेशल ऑडिट। फिर 142(1) के अकॉर्डिंग उन्होंने जब एसएससी की इंक्वायरी की तो उसको बहुत मज़ा आया, तो उसको लगा कि इसके साथ तो 143 किया जा सकता है। तो वैसे ही 143(1) इंटीमेशन, यहाँ पे कैसा है कि आपके रिटर्न्स में जो भी आपने फाइल किया था उसमें अगर 5 टाइप के कोई भी एरर है या मिस्टेक है तो वो रेक्टिफाई करते हैं। जैसे कि एरिथमेटिकल एरर हो गया, इनकरेक्ट क्लेम हो गया, या तो आपने लॉस का सेट ऑफ लिया जिसका रिटर्न आपने पहले के जब उसका लॉस था उस साल का रिटर्न आपने लेट फाइल किया था, या तो आपने एक्सपेंस क्लेम कर दिए जो आपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्लेम नहीं किए, या तो फिर आपने डिडक्शन ले लिया अंडर सेक्शन 8 IB वो वाले सारे सेक्शन से उसके रिटर्न, और उसका रिटर्न जो था वो आपने ड्यू डेट के पहले पहले फाइल नहीं किया था। तो ये सारी जो भी ट्रांजेक्शन है उसका वो लोग ऑटोमेटिक करेक्शन करके आपको भेजते हैं। आपको विदिन 30 डेज के अंदर है ना इसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है। हाँ, और इंटीमेशन की मतलब इंटीमेशन देने की उसकी एक लिमिट होती है। वो 1 साल, जिस साल में आपने रिटर्न फाइल किया उस साल के ख़त्म होने के विदिन 1 ईयर के अंदर अंदर वो ये इंटीमेशन इशू कर सकते हैं आपको। 141(1) करने के बाद एओ नहीं रुका। एओ को लगा कि इसमें तो बहुत मज़ा आता है, 143(2) करते हैं। चलो अब उसने रिटर्न फाइल किया, हम उसके रिटर्न फाइल करने के साल ख़त्म होते होते उसको अपना पत्र दे देंगे 6 महीने के अंदर अंदर। 6 मंथ विद इन द एंड ऑफ द ईयर इन विच योर रिटर्न इज फाइल्ड, आपका नोटिस मिल जाना चाहिए 143 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। अब 143(2) हुआ है तो 143(3) भी कर लेते हैं। 143(3) का बोलते हैं आपको असेसमेंट कब तक ख़त्म करना पड़ेगा। आपका असेसमेंट ईयर ख़त्म होने के बाद 12 महीने के अंदर अंदर आपका ये असेसमेंट अकॉर्डिंग टू 143(3) ख़त्म होना चाहिए। अब क्या हुआ कि 143 की बहुत कोशिश की है उन्हें, लेकिन एसएससी नहीं माना। तो ये बोला आई एम द बेस्ट, मैं तो बेस्ट हुई, अब तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं अकेला ही मैं तेरा असेसमेंट अकेले ही कर लूँगा। मैं 144 के अकॉर्डिंग बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग अपना असेसमेंट कंप्लीट करूँगा। तो 144 बेस्ट असेसमेंट। तो 144 के अकॉर्डिंग ये वो अपना असेसमेंट कंप्लीट कर रहा था। तो जॉइंट कमिश्नर बोलता है वो एक काम कर, तू अपने अकॉर्डिंग कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना 144(A) के अकॉर्डिंग मेरे पास पावर है, अगर तू कहीं अटके तो तुम मेरे को रेफर कर देना। 144(A) पावर ऑफ अ जॉइंट कमिश्नर। अब कैसा हुआ कि 3 कमिश्नर बैठ के बातें कर रहे थे। बोलते हैं ये जीत कर रहा है अकेले सब रिटर्न फाइल का ये असेसमेंट करने की, लेकिन क्या वो सही कर पाएगा क्या नहीं। एओ को बुलाते, सर जी मैं अपना असेसमेंट तो पूरे दिल से करता हूँ, लेकिन कैसे कि शायद मैं आपकी जितना नॉलेज नहीं रखता हूँ तो शायद मेरे से कुछ गलती हो सकती है। तो एक काम करिए ना, आप मेरे सारे असेसमेंट चेक कर लीजिए, तो क्या है कि श्योरिटी आ जाएगी आपको। तो कमिश्नर बोलते इतने भी फ्री नहीं है हम कि आपकी सारी असेसमेंट हम चेक कर सकें। तो ये वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है सर, आप क्या करिए कि मेरे है ना 2 टाइप के असेसमेंट है ना वो आप चेक कर लीजिए, या तो एक फॉरेन कंपनी का जो असेसमेंट है वो, और दूसरा जो ये फॉरेन ये जो मैंने ना टपो ट्रांसफ़र प्राइसिंग एसएससी को ट्रांसफ़र प्राइसिंग एसएससी जो रहता है उनका टपो को जो मैंने ना रेफ़र किया रहता है ना जो केस, उसके बाद जो उसकी इनकम में वेरिएंसेस आते हैं ना वो वाले केस है ना, आप वो 2 आप चेक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो कमिश्नर बोले ठीक है, देख कैसा है ना, पहले तो तू अपना जो भी काम कर रहा है ना वो करने के बाद एसएससी को दे। तो एसएससी को वो देता है ड्राफ्ट नोटिस, और उसके बाद वो एसएससी को अगर जम गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एसएससी को वो इससे प्रॉब्लम है तो वो विदिन 30 डेज एओ को अपना रेफर ये वो रिप्लाई देगा, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल को अपना रिप्लाई देगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल मैंने पहले ही बात किया ना, 3 कमिश्नर बैठ के बात कर रहे थे, इसमें 3 कमिश्नर रहते हैं। तो ये असेसमेंट सबसे बेस्ट वे में होता है क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन ये असेसमेंट करते हैं। और सेक्शन 144C मतलब कमिश्नर, तो ये 144C रेफरेंस टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो सारे असेसमेंट हो गए। तो अब कैसा हुआ कि असेसिंग ऑफिसर बोलता है ये देख 145(1) ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग इस तरीके से किया कर अपने अकाउंटिंग। तो यहाँ से एसएससी बोलते हैं ये ले 145(2) ये देख मैंने इनकम डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैंने अपना सब रिटर्न फाइल किया हुआ है। तो एओ और
एसएससी में बहुत मगजमारी हो रही थी। तो फिर उन लोग ने म्यूचुअली बैठ के 145(1) के हिसाब से मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑन सर्टन केसेस, मतलब कुछ केसेस में इस तरीके से हम अकाउंटिंग करेंगे, ये उन्होंने बैठ के डिसाइड कर दिया। 145(1) मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बोलते हैं अभी चल अकाउंटिंग तो फिक्स कर ही लिए तो साथ में टैक्सेशन का भी फिक्स कर लेते। तो 145(b) के हिसाब से टैक्सेशन ऑन सर्टन इनकम उन्होंने म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर दिया। फिर अब फिर से कमिश्नर और बातें कर रहे थे, उन्होंने एओ को बुलाया। एक 4-7 कैसे आया, 1 और 4 7 कैसे है, 147 1 और 4 7 कैसे हुए तूने देखा? बोलता है नहीं। तो एक काम कर, असेसमेंट कर। बोलता है देखा लेकिन समझा नहीं। बोलता है ठीक है, रीअसेसमेंट कर। असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट 147। अब ये 1 और 7 कैसे है, मेरे को तो नहीं समझ रहा सर, कैसे करूँ? तो एक काम कर, तू उनको नोटिस भेज के पता कर। पता कैसे भेजो? एक काम कर, 148 से पूछ। 148 नोटिस ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। ये नोटिस जब रिटर्न फाइल करेंगे उसके ये रिटर्न मंगाने के लिए ये नोटिस फाइल किया जाता है 148 सबसेक्शन 148 के अकॉर्डिंग। बोलता है सर मैं नोटिस तो भेज दूँ लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिट या कुछ लिमिट है या मैं ऐसे भेज दूँ कभी भी? बोलता है नहीं। तो एक काम कर, तो 149 से पूछ ले टाइम लिमिट्स। तो 149 यार मेरे को थोड़ा टाइम लिमिट्स बता देना, मेरे को कब तक रिटर्न ये असेसमेंट की नोटिस में भेज सकता हूँ। वो बोलता है देख, अगर तेरा जो टैक्स अमाउंट है वो 1 लाख से कम है तो फिर तेरे पास तो सिर्फ 4 साल की लिमिट है। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर तू 6 साल तक उसको बेच सकता है। या तो कोई ऐसा असेसी है जिसकी इनकम फॉरेन असेट से रिलेटेड है तो फिर उसको तू 16 साल तक बेच सकता है। या तू एनआर के किसी एजेंट को भेजा है तो तू 6 साल तक बेच सकता है। बोलता है ठीक है। फिर बोलते हैं ठीक है, मैं रिटर्न तो भेज देता हूँ, लेकिन कैसे कि मैं अभी जो भेज रहा हूँ नोटिस तो वो असेसी कैसे मानेगा कि ये सही है कि नहीं? तो एक काम कर लो, तो अप्रूवल ले ले। अगर 4 साल के पहले कोई नोटिस भेज रहा है तो तू जेसी का अप्रूवल ले ले, है ना। और 4 साल के बाद अगर तू कुछ नोटिस भेज रहा है तो सारे ये जेसी को इंक्लूड करके कमिश्नर की परमिशन ले लो, उसके बाद वो फाइल आपका नोटिस फाइल करो। बोलते हैं ठीक है सर मैंने नोटिस तो फाइल कर दिया, लेकिन एसएससी बोल रहा है कि यार उस टाइम पे ना कुछ टैक्स का रेट कम था तो वो हिसाब से आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। तो बोलते हैं ठीक ही बोल रहा है वो, 152 के अकॉर्डिंग जो आपका प्रीवेलिंग टैक्स रेट था वही रेट के हिसाब से आपको इनकम कैलकुलेशन होना चाहिए। फिर बोलता है सर ये दूसरा जो एसएससी है ना वो तो ये बोल रहे हैं कि उसके उस टाइम पे ना टैक्स बहुत ही ज़्यादा पे कर दिया था, जितना उसका ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के इनकम ऐड करने के बाद भी उसकी इतनी टैक्स लाइबिलिटी है कि उसने उसके पहले उससे बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर दिया था। बोलता है ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग भी है 152(2) के हिसाब से वो कर दो। फिर बोलते हैं ठीक है सर कर दूँगा। वो कमिश्नर पूछता है अरे तू इतने टाइम से उधर असेसमेंट कर रहा है, कब तक ख़त्म होगा? एक काम कर, 153 के हिसाब से तेरे को है ना, जब तुम्हारा रिटर्न फाइल हुए थे उसके ईयर ख़त्म होने के बाद 12 मंथ के अंदर अंदर वो रिटर्न फाइल करना है, ये असेसमेंट कंप्लीट करके तेरे को रिटर्न आना है। बोलता है सर आपने घाई में करवा तो दिया लेकिन है ना मेरे से गलती हो गई। तो कमिश्नर बोलता है ठीक है गलती हुई है तो गलती तो इंसान से ही होती है, तो एक काम कर 154 के अकॉर्डिंग आओ अपना रेक्टिफाई कर लो अपनी गलती, और सुनो 4 साल के अंदर अंदर कर लो। अगर एसएससी आया ना तो वो 4 साल तक तो आ जाएगा, लेकिन फिर तेरे को 6 महीने के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई करके रिटर्न देना पड़ेगा। फिर बोलता है ठीक है। बोलता है अगर ठीक है हर किसी में तो गलतियाँ नहीं हो रहेगी ना, जिसमें गलतियाँ नहीं हुई है उनको 156 की डिमांड नोटिस भेज दो और उनको बोल दो कि 30 दिन के अंदर अंदर उसमें अपना रिटर्न फाइल करना है। सॉरी रिटर्न फाइल नहीं करना, उनको 30 दिन के अंदर अंदर अपना टैक्स की लाइबिलिटी पे करनी है। थैंक यू, अगर आप यहाँ तक मेरे को सुन चुके हो तो थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको ये काम आए, और कोई भी गलती और कोई भी मिस्टेक मेरे से हो गई हो तो प्लीज़ मेरे को बताइए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस है नहीं। थैंक यू।